नमस्ते। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्वस्थ वृत्त योगा एंड नेचुरोपैथी का पेपर 1। तो उसमें से हम आज सबसे पहला पॉइंट जो है स्वस्थ एंड स्वास्थ्य उसको देखेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ स्वस्थ वृत्त। ठीक है, तो हमें स्वस्थ वृत्त की परिभाषा क्या है ये देखना है। तो उसमें हमें सबसे पहले दो चीज़ें देखनी है। पहला है कि स्वस्थ वृत्त ये दो शब्दों से बना है। ठीक है, पहला है स्वस्थ और दूसरा है वृत्त। तो स्वस्थ भी दो चीज़ों से बना है, स्व और स्थ, इन दोनों को मिलाकर बनता है स्वस्थ, और दूसरा है वृत्त। ठीक है, तो स्व मतलब क्या, मतलब खुद, अपना, मतलब स्वामित्व का भाव। ठीक है, और स्थ मतलब स्थित रहना, मतलब दोषादि स्वयं के भाव में स्थित रहना, उसको बोलेंगे स्वस्थ। और वृत्त का मतलब उसको पालन करना। ठीक है, वो सब कार्य करना जिससे कि दोषादि भाव अपने स्व स्थान में स्थित रहे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्वस्थ वृत्त। तो ये हो गई स्वस्थ वृत्त की निरुक्ति कि स्वस्थ वृत्त शब्द किन किन चीज़ों से बना है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वस्थ वृत्त की परिभाषा क्या क्या होती है। तो सबसे पहले है कि अविकृत अवस्था, मतलब होती है स्वस्थ अवस्था। ठीक है, स्वस्थ किसे कहेंगे हम, जब कोई अविकृत अवस्था में होता है उसको हम कहते हैं स्वस्थ। ठीक है, और उसका जो भाव है, मतलब स्वस्थ में बने रहना, ये जो भाव है वो होगा स्वास्थ्य। ठीक है, मतलब अविकृत अवस्था का मतलब होता है स्वास्थ्य, और उस स्वस्थ भाव में बने रहना का मतलब होता है स्वास्थ्य। ठीक है, अविकृत अवस्था मतलब विकार रहित अवस्था, कोई भी विकृतता नहीं है, सब कुछ प्राकृत है। ठीक है, वही दूसरी डेफिनेशन भी हमें वही बताती है, सुष्ठु निर्विकारत्वेन अवतिष्ठति इति स्वस्थ, और तस्य स्वस्थस्य भाव स्वास्थ्य। ठीक है, सुष्ठु का क्या मतलब होता है, सुष्ठु का मतलब होता है एक्सलेंट। फिर निर्विकारत्वेन मतलब विकार रहित अवस्था। फिर आता है अवतिष्ठति मतलब बने रहना या फिर उसमें स्थित रहना, इसको क्या बोलते हैं, इति स्वस्थ। तो निर्विकार अवस्था में, सबसे अच्छे निर्विकार अवस्था में बने रहना, इसको हम कहेंगे स्वस्थ। और इस स्वस्थ का जो भाव होता है वो होता है स्वास्थ्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये डेफिनेशन याद कर लेनी है, सुष्ठु निर्विकारत्वेन अवतिष्ठति इति स्वस्थ, स्वस्थस्य भाव स्वास्थ्य। फिर आता है स्वस्थ वृत्त। तो इसमें क्या क्या है, स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्मणि स्वस्वरूपे स्थीयते तत्वृत्तम स्वस्थ वृत्तम, मतलब जिसके अंदर स्वस्मिन् स्थान, अपने स्वयं के स्थान में रहते हैं। कौन रहेगा, दोष धातु आदि अपने स्वयं के स्थान में रहेंगे। स्वस्मिन् कर्मणि अपने अपने स्वयं के कर्म करेंगे। स्वस्वरूपे अपने अपने स्वरूप में रहेंगे, उसे कहते हैं स्वस्थ वृत्त। तो इसमें तीन चीजें आती है, कौन सी, पहला है स्थान, दूसरा है रूप और तीसरा है कर्म। तीन चीजें स्वस्थ वृत्त के अंदर हमें देखनी है कि दोष धातु आदि अपने स्वस्थान में रहे, स्वरूप में रहे और स्व कर्म करते रहे। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्वस्थ वृत्त। फिर आप देखेंगे, अब हमने देख लिया कि स्वस्थ वृत्त का मतलब क्या है। अब देखेंगे स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन क्या होता है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्यों इम्पोर्टेंट है स्वस्थ वृत्त के बारे में जानना, पढ़ना। तो सबसे पहले जो हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है वही स्वस्थ वृत्त का भी प्रयोजन होगा। प्रयोजनम च आस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो इसमें दो चीजें आती है, पहली चीज है स्वस्थस्य स्वास्थ्य, जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो फिट एंड फाइन है, उसका जो स्वास्थ्य है, मतलब उसका जो हेल्दी है, उसको रक्षण करना। ठीक है, उसका स्वास्थ्य रक्षण करना। और दूसरा आता है आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो भी आतुर है, जो भी विकार युक्त अवस्था में है, उसका विकार प्रशमनम करना। प्रशमन करने में दो चीजें आएंगी, फिर शोधन, शमन, वो सब आप ही आगे चिकित्सा में आती है। ठीक है,
फिर दूसरा प्रयोजन क्या है, दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति करना। हमें जो आयुष्य मिलता है उसको हम स्वस्थ वृत्त अगर हम पालन करेंगे, स्वस्थ वृत्त के जो भी नियम बताए हैं उसके अनुसार हम लाइफ में सभी चीज़ें करेंगे तो उससे क्या होगा, दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति होगी। फिर है कि आयु की कामना, मतलब वही दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति, आयु की कामना करेंगे। फिर आएंगी पुरुषार्थ की प्राप्ति। पुरुषार्थ कौन से हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये चारों पुरुषार्थ जो है उनकी प्राप्ति के लिए हमें स्वस्थ वृत्त का पालन करना जरूरी है। ठीक है। फिर आता है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य मतलब कम्युनिटी में जो हेल्थ मेंटेन करके रखनी होती है उसको भी हम स्वस्थ वृत्त के प्रयोजन के अंडर लेंगे। ठीक है। फिर आता है अकाल मृत्यु हरण, बल वृद्धि। अगर स्वस्थ वृत्त का पालन करेंगे तो बल की वृद्धि होगी। कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल व्यायाम करने से बल वृद्धि होगी, अभ्यंग करने से बल वृद्धि होगी, अच्छा आहार लेने से बल वृद्धि होगी। ठीक है। उसके बाद है स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन की वयस्थापन। वयस्थापन होगा। वयस्थापन कैसे हो सकता है, हम अगर रसायन इत्यादि लेंगे जैसे कि आमल की रसायन है तो उससे वयस्थापन होता है। ठीक है। हम जब रसायन पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेलली पढ़ेंगे। फिर आता है सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन कैसे होगा, जैसे कि स्वस्थ वृत्त में बताया गया है अभ्यंग, केश प्रसाधन, लेप इत्यादि का वर्णन है। तो इन सभी चीज़ों की हम अगर फॉलो करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम अगर नियमित रूप से यूज़ करेंगे, मतलब कि स्वस्थ वृत्त का पालन करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। इसी का मतलब होता है कि स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन क्या है, ये सारी चीज़ें प्राप्त करना, यही स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्वस्थ लक्षण। अब 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स है हमारे यहाँ पे, स्वस्थ, आरोग्य और धातु साम्य। ठीक है। तो उसमें से पहला जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है स्वस्थ लक्षण। स्वस्थ हमने बताया कि अपने अपने दोषों में अपने अपने स्थान में रहना, उसका मतलब होता है स्वस्थ रहना। ठीक है। लेकिन इसके लक्षण क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे कि XYZ व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं। तो इसके लिए हमें आचार्य सुश्रुत ने ये श्लोक दिया है। उसमें क्या बोला है, समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियाः प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयते। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सम दोषः, दोष अपनी प्राकृत अवस्था में रहना। 3 जो दोष है वात, पित्त और कफ, इन दोषों की समता रहना, मतलब कोई एक बड़ा हुआ है, कोई एक कम हुआ है, किसी का प्रकोप हुआ है, तो ये सब नहीं, तीनों भी दोष सम अवस्था में रहना, समता में रहना। ठीक है। फिर आता है सम अग्नि। अग्नि में अभी 13 प्रकार की अग्नि बताई गई है आयुर्वेद में, जैसे कि पंचमहाभूताग्नि, रस रक्त आदि की धात्वाग्नि और जठराग्नि। जठराग्नि जो हमें डाइजेशन के लिए होती है, धात्वाग्नि जो धातुओं का डाइजेशन करती है, और पंचमहाभूताग्नि। तो ये सभी 13 प्रकार के अग्नि अपने अपने सम स्थिति में रहना। फिर आता है सम धातु मल क्रिया। सम धातु रहना, जो भी धातु है, सप्त धातु, रस रक्त मांस अस्थि मज्जा शुक्र, ये सब अपने अपने सम स्थिति में रहना। ठीक है। ये हो गया धातुओं के बारे में। और जो मल क्रिया, मतलब जो भी मल है, विंड है, मूत्र है, स्वेद आदि है, इन मलों का भी मतलब प्राकृतिक रूप से निस्सरण होते रहना, इनका अच्छे से धारण होना, निर्गमन आदि क्रियाएं जो होती है वो सभी होना, इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, प्रसन्न है। कौन कौन प्रसन्न रहेंगे, अभी आत्मा प्रसन्न रहनी चाहिए, इंद्रिय प्रसन्न रहने चाहिए, मन प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है। तो इंद्रिय, आत्मा, मन की प्रसन्नता जिसमें रहती है उसको हम कहेंगे कि स्वस्थ है। मतलब इसमें स्वस्थ लक्षण में क्या क्या आते हैं, ये फिजिकल एंटिटीज़ भी आएंगे और ये मेंटल हेल्थ के बारे में भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है। क्या क्या है फिर, समदोष रहना, सम अग्नि रहना,
समधातु, सममल क्रिया, फिर ये अभी जो सम है ये सभी को अटैच होते जाएगा, ठीक है। फिर प्रसन्न, प्रसन्न कौन, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न इंद्रिय, प्रसन्न मन, ये सब रहना, इसको हम कहेंगे स्वस्थ, स्वस्थ रहना, ठीक है। ये हो गई स्वस्थ की डेफिनेशन। अब आएगा आरोग्य के लक्षण क्या क्या है। आरोग्य किन्होंने बताया है, काश्यप खीलस्तान में हमें आरोग्य के लक्षणों के बारे में डिटेलली मिलेगा। तो इन्होंने क्या बोला है, अन्न अभिलाषो, भुक्तस्य परिपाकः, सुखेन सृष्ट विन्मूत्रवातत्वम, ठीक है। शरीरस्य तु लाघवम, सुप्रसन्न इंद्रियत्वम च, सुख स्वप्न प्रबोधकम, बलवर्ण आयुषाम लाभः, सौमनस्य समाग्निता, विद्याद आरोग्यलिंगानि विपरीते विपर्ययम्। तो अब क्या क्या है इसमें, सबसे पहले आता है कि अन्न की अभिलाषा होना, मतलब खाने के बारे में हमें अभिलाषा होना, हम जो भी अन्न अरुचि व इत्यादि नहीं होगी, तो अन्न की अभिलाषा होना। फिर होगा जो भुक्तस्य परिपाकः, हमने जो भी अन्न लिया है, जो भुक्त किया है, उसका परिपाक अच्छे से होना, मतलब उसका डाइजेशन अच्छे से होना, ठीक है। फिर आता है परिपाकः सुखेन, सुखेन मतलब क्या है कि सुख से उसका डाइजेशन होना, मतलब उसका डाइजेशन होते वक्त कोई तकलीफ ना होना, गैस का प्रॉब्लम ना होना, एसिडिटी इत्यादि जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो सब ना होना, ठीक है। फिर आता है सृष्ट विन्मूत्र वातत्वम। तो ये सृष्ट विन्मूत्र वातत्वम में क्या, मलादि जो क्रिया होती है वो अच्छे से उसका समरूप से निर्गमन होना। फिर आता है शरीरस्य तु लाघवम, शरीर में लाघवता का हमें फील होना, ठीक है। उसके बाद आता है सुप्रसन्न इंद्रियत्वम, इंद्रिय जो है वो हमारे प्रसन्न रहना, मतलब हमें फ्रेश लगना चाहिए, ऐसे बहुत थके हारे या फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो उसे वो सब इंक्लूड होता है आरोग्य लक्षणों में। फिर आता है सुख स्वप्न, स्वप्न मतलब निद्रा, तो अच्छे से निद्रा आना, ठीक है। जितना भी टाइम सोएंगे तो अच्छे से उसको निद्रा आना। फिर स्वप्न प्रबोधकम, मतलब नींद अच्छे से भी आनी चाहिए, और प्रबोधकम मतलब जब जागेंगे तब सुख से जगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है बल वर्ण आयुषाम लाभः, बल का लाभ होना, वर्ण का लाभ होना, आयुष्य का लाभ होना, ठीक है। मतलब आरोग्य के लक्षण में क्या होता है कि बल वृद्धि होती है, वर्ण की वृद्धि होती है। वर्ण मतलब अभी यहाँ हमें काला गोरा वो वर्ण नहीं लेना है, जो कांति होती है, जो ग्लो होता है, उसकी वृद्धि होना, जो तेज होता है वो, ठीक है। फिर आयुष्य की वृद्धि होना, इन सब का लाभ होना। फिर आता है सौमनस्य, मतलब आनंदमयी रहना। फिर आता है समाग्निता, फिर वही 13 जो अग्नियाँ है वो सभी समान अवस्था में रहनी चाहिए, ठीक है। विद्याद, जिसमें ये सब गुण विद्यमान होंगे उसको हम कहेंगे आरोग्य लिंगानी। और जो इसके विपरीत है, विपरीते इति विपर्यय, जो इसके विपरीत है उसको आरोग्य के विपरीत मानेंगे, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, इसको भी याद कैसे रखना है एक बार इसके बारे में जान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले खाना खाया, फिर उसका डाइजेशन हुआ, ठीक है। फिर उसका मल का निस्सरण हो गया, उससे क्या होगा कि शरीर में लघुता आई, फिर प्रसन्न इंद्रियत्व होंगे, सभी इंद्रिय प्रसन्न हो जाएंगे, फिर अच्छे से निद्रा आएगी। फिर हम निद्रा के बाद प्रबोधकम, मतलब निद्रा से उठ गए, जाग गए, और इससे क्या होगा, बल वर्ण और आयुष्य का लाभ हो गया, ठीक है। फिर सौमनस्य, सौमनस्य मतलब खुश रहना, आनंद रहना, ठीक है, सौमनस्य। तो सोम आनंद रहने से क्या होगा, समाग्नि होगी, समाग्निता। इन सबको क्या कहेंगे, आरोग्य लिंगानी। ये जिस मतलब इसी लाइन में हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। श्लोक याद कर लो, बहुत इजी हुई। तो ये हो गया आरोग्य के लक्षण, इतने लक्षण बताए गए हैं आरोग्य में। कौन से हैं, अन्न अभिलाषो, भुक्तस्य परिपाकः, सुखेन, जो कॉमा दिया गया है ये यहाँ पे मैंने ये श्लोक को तोड़ के लिखा है, इसीलिए दिया है ताकि आसानी से याद रहे। तो सबसे पहले है अन्नाभिलाषा,
भुक्तस्य परिपाकः सुखेन सृष्टविन्मूत्रवातत्वं शरीरस्य तु लाघवं सुप्रसन्न इन्द्रियत्वं च सुखस्वप्नप्रबोधकं बलवर्ण आयुषां लाभः सौमनस्य समाग्निता। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, छोटा सा श्लोक है अष्टांग हृदय में जो दिया है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। अब ये अरोगता जो है, आरोग्य किसे कहेंगे, जब दोष साम्य अवस्था में रहेंगे, समान अवस्था में रहेंगे या फिर सम रहेंगे, तब हम उसे बोलेंगे अरोगता। और रोग किसे कहेंगे, जब दोष विषम अवस्था में रहेंगे, कोई एक दोष बड़ा है, कोई दोष घटा है, क्षीण हुआ है, प्रकोप हुआ है, प्रसर हुआ है इत्यादि वैषम्य अगर हो तो हम उसे बोलेंगे रोग। और अगर ऐसा कोई भी वैषम्य नहीं है, सिर्फ समान अवस्था है, तो उसे हम लोग कहेंगे अरोगता। ठीक है, ये हो गया और आरोग्य के लक्षण। पहले हमने स्वस्थ के लक्षण देखे, फिर हम अब ये आरोग्य के लक्षण देखे। ठीक है, अब आगे हम लोग धातु साम्य लक्षण देखेंगे। तो धातु साम्य लक्षण किन्होंने वर्णन किए हैं, चरक विमान स्थान 8 में बताया गया है। उसमें पहला क्या है, रुग उपशमन मतलब वेदनाओं का शमन होना। स्वर वर्ण योग मतलब स्वर और वर्ण अच्छे से होना, मतलब अपनी प्राकृत स्थिति में होना। ठीक है, सामान्य रूप में होना, उसे हम कहेंगे स्वर वर्ण योग। फिर आता है शरीरोपचय मतलब शरीर का उपचय होना, कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म, ये जो हमारे शरीर में चय उपचय आदि क्रियाएं होती है उनका अच्छे से उपचय होना। ठीक है, उसके बाद बल वृद्धि, शारीरिक जो बल वृद्धि होती है वो बल वृद्धि होना। ठीक है, उसके बाद अभ्यवहार्थ अभिलाषा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि भोजन का समय पर हमें इच्छा होना, मतलब जैसे हमने इसके पहले अन्नाभिलाषो सुना देखा था, वैसे ही भोजन की इच्छा होना, उसको हम बोलेंगे अभ्यवहार्थ अभिलाषा। ठीक है, रुचि आहार काले मतलब आहार काल, आहार करते समय हमें रुचि होना, आहार में रुचि होना। ऐसा नहीं है कि खाना खाने की इच्छा ना होना। तो इनमें क्या होता है कि भोजन करने की इच्छा होती है, भोजन में रुचि होती है। फिर अभ्यवहृतस्य आहारस्य काले सम्यक जरन मतलब जो खाना खा लिया है, अभ्यवहृतस्य उस आहार का सम्यक काल के साथ जरन होना मतलब अच्छे से उसका डाइजेशन होना, उसका अच्छे से पाक होना, मतलब हमने जो भोजन किया है उसका समय पर पच जाना। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, निद्रा लाभो यथा काल मतलब निद्रा जो है वो सुखपूर्वक यथा काल आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है वैकारिक स्वप्न अदर्शन, जो वैकारिक स्वप्न होते हैं उनका अदर्शन मतलब दर्शन न होना, मतलब समय से निद्रा आना, वैकारिक सपनों को ना देखना, सुखपूर्वक समय से फिर निद्रा का त्याग करना। प्रतिबोधन मतलब प्रबोधकम जो हमने पढ़ा था वही, सुखेन प्रबोधकम प्रतिबोधन मतलब निद्रा का त्याग सुख से होना। फिर वात मूत्र पुरुष शुक्र आदि जो वेग है उनका सुखपूर्वक निस्सरण होना। और मन बुद्धि इंद्रिय ये व्यापत रहित होना, मतलब इनमें कोई भी व्यापत ना हो, सब कुछ प्राकृत हो, सब प्रसन्न हो, तो हम उसे कहेंगे कि धातु साम्य लक्षण है। ठीक है, चरक विमान स्थान 8 में ये दिया गया है। ठीक है, सब एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पहले है रुग उपशमन मतलब कोई भी वेदना नहीं होना, शरीर में किसी भी तरह की वेदना ना होना। ठीक है, दूसरा है स्वर वर्ण योग, जो हमारा स्वर वर्ण है वो सम्यक अवस्था में या प्राकृत अवस्था में होना। शरीरोपचय, ये गैप गलती से आ गया है, शरीरोपचय शरीर का उपचय अच्छे से होना। बल वृद्धि, ठीक है, फिर अभ्यवहार्थ अभिलाषा, अभ्यवरण मतलब खाना खाना या फिर भोजन, और भोजन की इच्छा होना मतलब अभ्यवहार्थ अभिलाषा। ठीक है, उसके बाद आता है रुचि आहार काल, आहार करते समय रुचि होना। उसके बाद अभ्यवहृतस्य आहारस्य
काले सम्यक जरन। ठीक है, जो भी आहार लिया है, जो भी भोजन किया है, उसका सम्यक काल से जरन मतलब पाचन या फिर पच जाना। ठीक है, उसके बाद खाना खाने के बाद आती है निद्रा। तो निद्रा कैसी हो, अच्छे से यथा काल आनी चाहिए। और निद्रा के समय फिर कोई भी वैकारिक स्वप्न दोष नहीं होना चाहिए, कोई भी वैकारिक स्वप्न नहीं आने चाहिए। तो ये धातु साम्य का लक्षण होता है। ठीक है, फिर जैसे ही निद्रा हो गई, उसके बाद सुख से प्रतिबोधन मतलब निद्रा का त्याग होना। ऐसा नहीं कि टाइम हो गया है इसलिए उठना है या फिर उठने का मन नहीं है, ऐसा नहीं। तो सुख से प्रतिबोधन, सुख से निद्रा का त्याग करना, फ्रेश फील होना निद्रा के बाद। उसके बाद वात, मूत्र, पुरुष, शुक्र आदि जो वेग है उनका सुखपूर्वक निस्सरण होना। ठीक है, और फिर मन, बुद्धि और इंद्रिय, ये जो मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ये सब व्यापत रहित होना मतलब सम्यक होना, अच्छे से होना। ठीक है, ये हो गए। अब ये किसके लक्षण थे, धातु साम्य। सबसे पहले हमने देखा था स्वस्थ के लक्षण, फिर हमने देखा आरोग्य के लक्षण, और फिर अभी देख रहे हैं हम धातु साम्य लक्षण। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और चरकाचार्य ने हमें एक और श्लोक दिया है। क्या क्या है इसमें, सम मांस प्रमाणस्तु सम सहननो नरः दृढ़े इंद्रिय विकारानाम न बलेन अभिभूयते क्षुत पिपासा आतपसः शीत व्यायाम संसः समपक्ता समजर सममांसचयो मतः। तो इसमें क्या क्या बताया है कि सभी हमारे जो शरीर में जो मांस का प्रमाण होता है वो कैसे सम होना चाहिए। ठीक है, मांस प्रमाण कैसा, सम होना चाहिए। फिर सहनन कैसा है, वो भी सम होना चाहिए। इंद्रिया दृढ़ होनी चाहिए, विकार रहित होनी चाहिए, बल अच्छे से होना चाहिए। क्षुत पिपासा, क्षुत मतलब क्षुधा का वेग, और पिपासा मतलब पानी पीने का जो वेग होता है, जो प्यास होती है। क्षुत पिपासा और आतप, आतप मतलब धूप सहने की शक्ति। ठीक है, ये सब तीनों भी चीज़ें सहने की शक्ति होना। ठीक है, फिर शीत व्यायाम संसह, ठंडी चीज़ें हो, ठंडी हो, या फिर व्यायाम मतलब थोड़ा एक्सर्शन हो, तो ये सब संसह मतलब सहन करने योग्य होना। और समपक्ता, पक्ता मतलब पचन क्रिया जो है वो सम हो, अच्छे से समय पर पच जाए जो भी खाना है। ठीक है, सम अग्नि बनी रहे और सम पाचन भी हो, इसको हम क्या कहेंगे, धातु साम्य पुरुष कह सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। सम मांस प्रमाणस्तु सम सहननो नरः दृढ़ इंद्रिय विकारानाम न बलेन अभिभूयते क्षुत पिपासा आतपसः शीत व्यायाम संसः समपक्ता समजर सममांसचयो मतः। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, सब सम से दिया है। और देखो ये स में हमें 2 और ये 1 दिख रहा है, तो चरक सूत्र 21 में ये हमें धातु साम्य लक्षण बताए गए हैं। ये याद रखने के लिए ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। अभी हमने जो देखा वो आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ का क्या मतलब होता है, स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है देखा। फिर हमने 3 चीज़ें और देखी, स्वस्थ लक्षण, आरोग्य लक्षण और धातु साम्य लक्षण। अब हम मॉडर्न के विचार से क्या क्या चीज़ें बताई गई है वो देखते हैं। तो उसमें क्या है, पहले कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, उनके लिए हेल्थ का मतलब क्या है, मॉडर्न में हेल्थ का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले उन्होंने हमें बायोमेडिकल कंसेप्ट दी थी, जिसमें कि अब्सेंस ऑफ डिसीज, दैट इज जर्म थ्योरी। मतलब कोई अगर विकार, कोई अगर बीमारी, कोई अगर डिसीज ना हो तो हम उसे बोलेंगे कि वो हेल्दी है। ठीक है, तो इसमें कैसे होता था कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मैन मतलब जो इंसान है वो एक मशीन की तरह काम करेगा। लेकिन इसमें लिमिटेशंस कब आती है, जब हमें माल न्यूट्रिशन के केसेस देखने मिलते हैं, या फिर एक्सीडेंट के केसेस देखने मिलेंगे, या फिर मेंटल इलनेस के। ठीक है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में डायरेक्टली डिसीज़ तो होती नहीं है, मतलब कोई उसको वायरस लग गया, बैक्टीरिया हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये डिसीज़ की कंडीशंस होती है। ठीक है, तो ये हेल्थ पे अफेक्ट करता है। तो इसलिए सबसे पहले जो बायोमेडिकल कंसेप्ट दी थी उसमें फिर
आगे जाके उन्होंने एक नई कंसेप्ट निकाली, वो थी इकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो इसमें क्या क्या, इकोसिस्टम में जो दो चीज़ें होती है, एक होती है मैन और दूसरा होता है एनवायरनमेंट। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग रहने वाला है, जो इंसान रहता है वो, और उसके आजू बाजू का जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी उसमें इक्विलिब्रियम रहना, मतलब दोनों भी समान एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहना, उसको बोलेंगे हेल्थ। ठीक है, अगर इसमें कोई भी माल एडजस्टमेंट होती है, अगर एनवायरनमेंट में कोई गड़बड़ी होती है, उससे इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि माल एडजस्ट, जैसे कि अभी नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो ये सब इसमें इंक्लूड किया गया, उसको हम कहेंगे डिसीज। ठीक है, इसमें क्या इश्यू हुआ, लेकिन कभी इम्परफेक्ट मैन रहेगा, इसीलिए वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया, या फिर एनवायरनमेंट ही इम्परफेक्ट था इसीलिए मैन उसमें एडजस्ट नहीं कर पाया, ये इश्यू आते थे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये दोनों चीज़ें जो है, मतलब इम्परफेक्टनेस जो है, वो फिर चाहे इंसान में हो या फिर एनवायरनमेंट में हो, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होकर वो एडप्ट कर लेती है। तो अगर हम, मतलब इसका मतलब कैसे होता है कि अगर हमने कोई मॉडर्न हेल्थ सर्विस ना भी दी, तब भी ये दोनों इक्विलिब्रियम में अपने आप ही आ जाएंगे। तो ये तो हेल्थ जो सर्विसेज है उसके खिलाफ जाने लगा था। तो इसलिए फिर उन्होंने तीसरी एक और कंसेप्ट निकाली, वो थी साइको सोशल। ठीक है, इसमें क्या था, हेल्थ is not only biological but also social, psychological and economic। तो हेल्थ में क्या क्या सिर्फ बायोलॉजिकल चीज़ें नहीं आती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि चीज़ें ही नहीं आएंगी, इसमें और क्या आएगा, सोशल चीज़ें आएंगी कि आप किस कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, या फिर वहाँ की ये सोसाइटी में कैसी कंडीशन है। फिर होता है कि साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, उसमें कोई डिप्रेशन है, कोई मेंटल इलनेस है। ठीक है, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हुई तो वो स्टैंडर्ड हेल्थ मेंटेन करने में इजी होता है। फिर उसके बाद एक आई होलिस्टिक हेल्थ नाम की कंसेप्ट। ठीक है, अब ये होलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि सभी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, मतलब किसी एक चीज़ के बाद हम नहीं बोल सकते कि हेल्थ सिर्फ बायोलॉजी पर डिपेंड करती है या फिर सिर्फ सोशल पे करती है। तो ये सभी जो कंसेप्ट है वो इसमें इंक्लूड हुआ। ठीक है, किस में इंक्लूड हुआ, होलिस्टिक हेल्थ में। तो क्या क्या था इसमें, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए साउंड माइंड होना, साउंड बॉडी होना, साउंड फैमिली, साउंड एनवायरनमेंट, हाउसिंग अच्छे से होना, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड है। अगर ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी तभी हम बोलेंगे कि वो कम्युनिटी या फिर वो इंडिविजुअल हेल्दी है। ठीक है, तो इस तरह से कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में 4 पॉइंट्स आते हैं। पहला था बायोमेडिकल कंसेप्ट, फिर आता है इकोलॉजिकल, फिर साइको सोशल और होलिस्टिक हेल्थ। अभी जो हम कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं वो है होलिस्टिक हेल्थ। इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें, माइंड, बॉडी, एनवायरनमेंट, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है और ये सारी चीज़ें मिलकर हेल्थ पे अपना प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये सब हुआ होलिस्टिक हेल्थ के अंडर। ये हो गया कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। अब आता है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मियरली अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग होनी चाहिए। सिर्फ डिसीज़ है या नहीं उससे काम नहीं चलेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है हमें, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और सोशली भी फिट होना चाहिए। उससे हम कहेंगे कि वो इंसान हेल्दी है, वो स्टेट जो है वो हेल्थ है। ठीक है, फिर उन्होंने आगे जाके और 2 चीज़ें ऐड कर दी उसमें, सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ होनी चाहिए। अगर सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ होगी तभी उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि वो तभी अपने लिए जो भी बेसिक सी चीज़ें होती है हेल्थ मेंटेन करने के लिए वो ले पाएंगे। ठीक है, वो सर्विसेज ले पाएंगे। तो उसकी वजह से उनका सोशल और इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव लाइफ भी होना चाहिए। तो ये हो गया
WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये बहुत इजी है और ये हम बहुत बार पूछा जाता है, वाइवा में पूछ लेंगे। ठीक है, ये फिर सब लोगों को याद रखनी है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मियरली अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, फिर अब देखते हैं ऑपरेशनल हेल्थ, ये क्या कंसेप्ट होता है। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी WHO की, वो ऑपरेशनल डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है, ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब होता है कि इट डज नॉट लेंड इटसेल्फ, मतलब ये क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये खुद को एक डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है। जो हमने WHO की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है कि फिजिकली ये हो तो उसको हम हेल्दी बोलेंगे, इतना इतना से पैरामीटर ऐसा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए वो ऑपरेशनल डेफिनेशन नहीं मानी जाती है। तो अगर हमें ऑपरेशनल डेफिनेशन देनी है तो उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखा गया है। सबसे पहला क्या मेजर है, क्या पैरामीटर कह सकते हैं उसको, तो सबसे पहले आएगा नो ऑब्वियस एविडेंस ऑफ डिसीज। मतलब क्या कि उस इंडिविजुअल में कोई भी एविडेंस डिसीज का नहीं है, मतलब कोई भी डिसीज उसको अभी नहीं है और वो पर्सन फंक्शनिंग नॉर्मली, तो वो जो अपने काम है रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें है वो अच्छे से कर रहा है, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है या फिर कोई और भी माल न्यूट्रिशन जैसी भी कोई और बीमारी नहीं है। ठीक है, वो एक चीज़ है, उसको हम हेल्दी पर्सन बोलेंगे। और दूसरी एक क्या है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, लीवर, हार्ट, किडनी, ये सब फंक्शनिंग एडिक्वेटली विथ देमसेल्स एंड इन रिलेशन टू अदर। ठीक है, मतलब इनमें इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, किनमें, जो भी ऑर्गन्स है, हार्ट, किडनी, ब्रेन इत्यादि, वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, मतलब वो खुद भी अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। मतलब किसी एक का काम किसी दूसरे ऑर्गन के काम के बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मतलब दो अलग अलग ऑर्गन्स भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे, ये दो चीज़ों को हम बोलेंगे कि वो उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन है। जो WHO की डेफिनेशन है वो ऑपरेशनल डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कोई डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है। तो अगर हमें कोई ऑपरेशनल डेफिनेशन देनी है तो उसमें दो चीज़ें इंक्लूड की गई है। कौन सी है? पहला तो कि एविडेंस ऑफ डिसीज नहीं है उसमें, मतलब डिसीज कोई भी नहीं है, उसका फंक्शनिंग नॉर्मली हो रहा है और उसके जो ऑर्गन्स है वो भी खुद भी अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये हो गया हमारा जो पहला पॉइंट था, उसमें से कुछ चीज़ें हो गई। आज हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देखा। पहले हमने देखा स्वस्थ और स्वास्थ्य, उसमें हमने स्वस्थ वृत्त की परिभाषा देखी, स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन देखा और फिर हमने दोष धातु की समानता को स्वस्थ कहते हैं ये देखा। फिर हमने स्वस्थ लक्षण देखा, आरोग्य लक्षण देखा और धातु साम्य लक्षण देखा और उसके बाद हमने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ देख लिया। ठीक है, अभी इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, जो संचित और असंचित दोष है उसके अकॉर्डिंग स्वस्थ की क्या क्या परिभाषाएं होती है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।